जेउसो जीत गया। इंट्रो में क्या बोलूं यार, आज तो मुझे ये भी नहीं सोचना पड़ा क्योंकि कुछ इस तरीके की रही है हमारी 2025 की रॉयल रंबल। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। तो इस वीडियो में बात करेंगे आज पूरे रॉयल रंबल के शो के बारे में। ये अभी जो आपने छोटी सी क्लिप देखी है मेरा लाइव रिएक्शन था, इसका व्लॉग मैं इस वीडियो को डालने के बाद अपने व्लॉग चैनल पर डाल दूंगा। लेकिन आज की रॉयल रंबल कैसी रही, कैसा शो था, सब कुछ पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं। बस आप लोग इस वीडियो को लाइक कर देना क्योंकि आने वाले कुछ मिनट आपके लिए बहुत अच्छे होने वाले हैं, इस बात की मैं आपको गारंटी कर सकता हूं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग विमेंस रॉयल रंबल मैच के साथ, और इसको सबसे पहले स्टार्ट किया ईओ स्काई एंड लिव मॉर्गन ने। तो ये ऐसा थोड़ा मैच को जो टोन है उसको सेट करना चाह रहे थे। उसके बाद रॉक्सैन आती है और उनकी काफी इंप्रेसिव परफॉर्मेंस रहती है। लारा वाल्की रहेगी चौथे नंबर पर एंट्री, और यहां पर उनका एक छोटा सा बॉच भी हो गया था, वो काफी अच्छी तरीके से लिव मॉर्गन ने कवर कर लिया। लेकिन स्टार्टिंग का विमेंस रॉयल रंबल मैच कुछ ऐसा रहा कि यहां पर एलिमिनेशंस नहीं हो रहे। चेल्सी ग्रीन आती है, लैश लेजेंड ने आज दिखाया कि उनकी भुजाएं कितनी ज्यादा बलशाली हैं, और पहला ही जो एलिमिनेशन है वो चेल्सी ग्रीन को मिलता है। अब मैच की जो पेस है वो कहां से आती है, जब 10वें नंबर पर बियांका बिलेयर आती है और कॉर्नर पर जो उन्होंने एक स्पॉट किया था वो बड़ा कूल लग रहा था देखने में, सबको ऊपर चढ़ चढ़ के घुसेड़ के जो उन्होंने मारा है। लेकिन मैगजीन ड्रूपरी, जिनको माना जाता है कि वो तो कुछ अच्छी रसल नहीं कर सकती, आज उन्होंने एक मूवमेंट दिया जब वो रिवर्स कैटरपिलर आज उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से लगाया। फिर बाकी है प्योर फ्यूजन कलेक्टिव, ये भी मिल के कुछ कर रहे हैं, साथ में ये एलिमिनेट हो गए। मैच में अगर सरप्राइजिंग मूवमेंट्स की बात करें तो भाई चेल्सी ग्रीन ने एलिमिनेट कर दिया लैश लेजेंड को। इतना ज्यादा स्लॉपी वो स्पॉट लगा, मुझे ऐसा लग नहीं रहा था कि ये किसी भी तरीके से चेल्सी ग्रीन का बनता था यहाँ पे एलिमिनेट करना। पाइपर नेवन एंटर करती है और चेल्सी ग्रीन का रिएक्शन देखना कैसे, कह रही जल्दी आ उनको बुलाती है, लेकिन कांड उल्टा हो गया। पाइपर नेवन ने एक्सीडेंटली एलिमिनेट कर दिया इस मैच में चेल्सी ग्रीन को, और ये बात चेल्सी ग्रीन से बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं होती क्योंकि वो कहां सोच के चल रही थी कि भैया हम तो साथ में लड़ेंगे, एंड तक जाएंगे। एक सरप्राइजिंग एंट्री, वैसे सरप्राइजिंग तो नहीं बोलेंगे, अगर आपने हमारा एंट्री प्रेडिक्शन या प्रेडिक्शन वाला एपिसोड देखा होगा तो वहां पर हमने जॉर्डन ग्रेस की बात करी थी। 19वें नंबर पर वो आ गई हैं, और जिस तरीके से उन्होंने पाइपर नेवन को उठाया, इतनी भारी भरकम शरीर वाली बंदी को डेथ वैली ड्राइवर लगा के खुद भी वो ऐसे झटके से जो उछली है वो बताता है कि भाई किस लेवल की जो स्ट्रेंथ है वो उनके अंदर है। जॉर्डन ग्रेस और नेओमी की क्योंकि हिस्ट्री है टीएनए की, तो यहाँ पे ये अपनी जो है बहन चारा निभा रही थी, लेकिन उसके बाद जो बियांका ब्लेयर उन्होंने पकड़ के ऐसे जॉर्डन ग्रेस को खींचा है, क्या चल रहा है तुम्हारा है। नेओमी से बोलती तू तो मेरी दोस्त है, तू यहाँ पे क्या कर रही है। एक बड़ा रिटर्न यहाँ पे हो चुका है जो कि रूमर्स के अकॉर्डिंग तो नहीं आने वाला था, नहीं आने वाली थी। ये नाम है एलेक्सा ब्लिस का। वेड बैरेट वहां से बोलते भी है माइकल कोल को कि स्टॉप रीडिंग डर्ट शीट्स, यानी कि भरोसा मत करो क्या सब कुछ चल रहा है। हालांकि परफॉर्मेंस थोड़ी गड़बड़ सी लगी मुझे इस मैच में एलेक्सा ब्लिस की, क्योंकि उनका एलिमिनेशन हो जाता है वो भी बड़े अटपटे तरीके से जब लिव मॉर्गन ने उनको कोड ब्रेकर लगा दिया था। स्टेफनी वेकेवर भी आती है जो कि एनएक्सटी की सुपरस्टार हैं। शार्लेट फ्लेयर जो कि पहले से अनाउंस थी, भाई क्या शाही एंट्रेंस दी, उनको अलग से देख के ऐसा लग रहा था भैया कि उनके लिए तो कोई अलग ही ट्रीटमेंट है। आते ही उनका जो चॉप फेस्ट है वो हमको दिखता है, एक डिलेड वर्टिकल सुप्लेक्स उनको लग रहा था दो बंदियां मिलकर लगा रही थी, लेकिन उल्टा उसको ही काउंटर कर दिया उन्होंने। तो कुछ इस तरीके का जो है ना, जो शार्लेट फेयर के अंदर दम है वो है। जूलिया भी आती है एनएक्सटी से, लेकिन वो भी फिर जॉर्डन ग्रेस से एलिमिनेट हो जाती हैं। अब एंड का कुछ ऐसा सीन है कि 29th नंबर पर नाया जैक्स आती हैं, और आते ही उन्होंने जो एलिमिनेशन किए सारे के सारे लोगों का फोकस सिर्फ नाया जैक्स के ऊपर है कि इसको कैसे एलिमिनेट किया जाए। और एक सरप्राइजिंग एंट्रेंट निकी बेला 30 नंबर पर डाल दिया गया। मैंने आपको रूमर से बता दिया था कि भाई आ चुका है, उनका डील वगैरह भी हो गई है डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ में, तो उनको पॉप रिएक्शन भी अच्छा मिला। वैसे इंटरनेट पर अगर आप देखोगे निकी बेला के अगेंस्ट में चीजें, लेकिन यहाँ पर रिएक्शन तो उनको बहुत अच्छा मिला था। आई थिंक इस रॉयल रंबल का सबसे बढ़िया जो रिएक्शन है, या तो मैं एलेक्सा ब्लिस को बोलूंगा या फिर निकी बेला को बोलूंगा, जैसा मुझे लगा। अगेन नाया जैक्स ने भाई कैसे एक साथ ही सबको एलिमिनेट, वो कैसा स्पॉट था, वो बॉच जैसा भी लगा, पता नहीं कैसा था, जब सारे लोग बाहर टंगे हुए हैं। नाया जैक्स ने कुछ सेकंड्स के अंदर ही पूरा जो मैदान है उसको ही खाली कर दिया, और एंड में नाया जैक्स, शार्लेट फेयर और रॉक्सैन पेरेज होती हैं। और ये चीज क्लियर थी कि जैसा प्रेडिक्शन में बोला था शार्लेट फेयर ये जीतने वाली है। एंड में उन्होंने दोनों को एलिमिनेट कर दिया और वो जीत चुकी हैं ये विमेंस रॉयल रंबल मैच। और अगर मैं बोलूं तो बहुत सारे लोग शायद डिसअपॉइंट होंगे इस चीज से, लेकिन मुझे लग रहा है जैसे कि डब्ल्यूडब्ल्यू बहुत सेफ तरीके से खेलना चाहती थी, उन्होंने शायद दिमाग में टिफिनी स्ट्रैटन शार्लेट फेयर का मैच बहुत पहले से लॉक कर लिया, तो इस वजह से ये इस मैच का रिजल्ट था। जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था, शायद मैंने रेसलिंग वाइज या स्पोर्ट्स वाइज उतना इसको एंजॉय नहीं किया, लेकिन जो एंट्रेंट्स थे मुझे काफी बढ़िया लगे इस विमेंस रॉयल रंबल मैच के। और ये तो नहीं कह सकते कि अगर आप ये वाला मैच आपने लाइव उठ के सुबह पहले देखा होगा तो आपको किसी भी तरीके से इसने बोर किया होगा, क्योंकि अगला कौन सा एंट्रेंट है उसकी एक्साइटमेंट हमेशा ही होती है। इसके बाद शो पर अगला मैच आता है 2 आउट ऑफ 3 फॉल्स मैच DIY वर्सेस मोटर सिटी मशीन गन्स के बीच में। और यार देखो, इतना ज्यादा तगड़ा रॉयल रंबल मैच जब होता है और उसके बाद, मतलब तगड़ा इन द सेंस कि एक रॉयल रंबल मैच के बाद अगर तुमको एक नॉर्मल सा टैग टीम मैच होगा तो
क्या रिएक्शन होगा वहां पे। लिटरली जो पहला फॉल मिला ना DIY को, उस पर रिएक्शन देखना, आपको ऐसा लगेगा कि ये मैच परफॉर्मेंस सेंटर से हो रहा है। फिर पता नहीं लोग इस बात से क्यों खुश होते हैं कि भैया इस मैच को जगह मिली है। भाई लिटरली वहां के 60-65-70 हजार लोग वो ही केयर नहीं कर रहे इस मैच के बारे में। एक फॉल उन्होंने भी स्कोर कर लिया था बाद में MCMGs ने। रेफरी तो मुझे लग रहा है पूरा अंधा है। एक जो इस मैच का सबसे ज्यादा हाईलाइटिंग पॉइंट या टॉकिंग पॉइंट रहेगा वो है स्ट्रीट प्रॉफिट्स यहां पर आ गए, जिनका हील टर्न हो चुका है। पहले तो उन्होंने ऐसा लगा कि शायद DIY की मदद करी है चैंपियनशिप रिटेन करने में, लेकिन बाद में जाके उन्होंने DIY को भी तोड़ दिया। तो मैच में चैंपियनशिप तो रिटेन हो गई है, लेकिन यहां से शायद स्ट्रीट प्रॉफिट्स आ गए चैंपियनशिप को चेस करने, क्लियर लग रहा है, क्योंकि उन्होंने टाइटल पकड़ के हवा में रेस भी किया था। और इस मैच का शायद सबसे अच्छा जो रिएक्शन वाला मूवमेंट था वो तभी था जब स्ट्रीट प्रॉफिट्स ने चैंपियनशिप को लिफ्ट किया था। तो फिर आप इस तरीके से सोच सकते हो कि मैच की क्या कहानी थी। ऐसा नहीं है कि इनको अप्रिशिएट नहीं करना है, बट भाई तुम गलत स्पॉट पे इसको डाल रहे हो। इतने सारे जब चल रही है चीज उसके बीच में ये मैच डाल के मुझे लग रहा है कि उल्टा बेइज्जती सी और हो गई। ऐसा मैंने पर्सनली इस मैच के बारे में फील किया है। इसके बाद शो पर अगला मैच आता है अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप के लिए, कोडी रोड्स वर्सेस केविन ओवंस। और भाई ये होता है प्रेशर जब ऑलरेडी तुमको पता है कि रॉयल रंबल में सिर्फ 4 मैचेस हैं, 2 ऐसे मैचेस जो कि मेन ऑब्वियसली रॉयल रंबल मैचेस है, तो सारा फोकस उनके ऊपर रहेगा। उसके बाद भी तुम कैसे तगड़ी परफॉर्मेंस डिलीवर कर सकते हो। केविन ओवंस का जो ट्रेंड है अपनी टी शर्ट के ऊपर कुछ ना कुछ चीजें लिख के आने का, वो यहां पर भी कंटिन्यू रहता है। और मैं पर्सनली अगर बताऊं तो आज कोडी रोड्स का जो एंट्रेंस वाला गियर था मेरे को वो सबसे ज्यादा पसंद आया। वो कोट वाला भी ठीक लगता है, शाही लगता है, लेकिन ये एक सुपर हीरो वाली वाइब दे रहा है बिल्कुल कोडी रोड्स को जब देख रहे हैं। पर्सनली मैंने ऐसा फील किया। आप बताना आपको उनका जो एंट्रेंस गियर है वो कैसा लगा। ज्यादा वेट तो इन्होंने किया नहीं क्योंकि गुस्से से भरे हुए तो दोनों ने मारा मारी शुरू कर दी है। वो रैंप पर ही जो लैडर रखा होता है उसके ऊपर केविन ओवंस ने कोडी रोड्स को तोड़ा, और एक छोटा सा लैडर भी लेके आते हैं माइकल कोल या वेड बैरेट किसने तो बोला था कि ये हॉर्न्सवॉगल का जो लैडर है उनसे लैडर लेके आए क्या। केविन ओवंस ने इतना फनी स्पॉट किया, इतना छोटा सा लैडर उन्होंने लगाया और उसके ऊपर खड़े हो जाते हैं। और क्या बोला था, हाई रिस्क टेकिंग मैन्यूवर ऐसा करके कुछ कमेंट्री से बोला था, वो भी इन्होंने थोड़ा सा फनी कर दिया। वो लैडर को पकड़ पकड़ के भाई केविन ओवंस कोडी रोड्स ऐसे मार रहे हैं कि जैसे कि तकिया फेंक रहे होंगे। भाई आंख वांख में घुस सकता है, कोहनी टूट सकती है। वो तो बिल्कुल ऐसे कहते हैं बहुत केयरलेस होके मार रहे थे। तो वो स्पॉट छोटा लैडर था भले ही, लेकिन कुछ खतरनाक लग रहे थे। हवा में एक मूवमेंट भी आता है जब कोडी रोड्स झूल जाते हैं उस चैंपियनशिप को उतारने के लिए, लेकिन वहां से ऑब्वियसली वो टाइटल तब निकलता नहीं है। एक स्पॉट भाई उसको देख के इंस्टाग्राम पे वैसे मैं स्टोरीज भी डाल रहा था, मेरी कमर की मुझे लगा एक छोटी सी हड्डी हिल गई। जिस तरीके से वो लैडर ऐसी थी और उस पे जो केविन ओवंस यहां बिल्कुल कोने में गिरे हैं, भाई कुछ जबरदस्त थी वो फॉल था। पता नहीं इतनी जल्दी कमबैक भी केविन ओवंस ने कैसे कर लिया। उसके बाद उन्होंने कोडी रोड्स को पावर बॉम्ब किया, वो जो सबसे नीचे वाली रोप के ऊपर ऐसे टेढ़ा करके जो लैडर है उसको लगाया होता है। और सबसे खतरनाक वाला स्पॉट इस मैच का, जिसको देख के आपको लगेगा कि भैया मेरे को मैच नहीं देखना, मेरे को और एंटरटेनमेंट नहीं चाहिए, इन दोनों की हेल्थ और इनकी जो स्वास्थ्य है उसका पहले ध्यान रखो। जो सुप्लेक्स मारा है, जो फिशरमैन सुप्लेक्स मारा है, उन्होंने कोडी रोड्स को लैडर के ऊपर ऐसे पकड़ा और गिराया, और कोडी रोड्स गिरे, उसके बाद खड़े हुए फिर गिर गए। भाई वो तो कोडी रोड्स को देख के ऐसा लगा बंदा टूट फूट गया है। केविन ओवंस तो गिरे ही बुरी तरीके से थे। वो स्पॉट मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा रिस्की था, लेकिन क्योंकि बहुत ज्यादा प्रोफेशनल एथलीट्स है भाई, इन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से उसको नेल किया। और यहां से हम आते हैं मैच के क्लोजिंग मूवमेंट की तरफ, जब सैमी ज़ेन आते हैं, क्योंकि उनको समझ में आ गया था भैया दोनों ही मेरे दोस्त हैं, ये क्या लड़ मर रहे हैं, तो सही में अपनी जो जान है वो गवा देंगे। सैमी ज़ेन आते हैं, लेकिन ऐसा कुछ बहुत खास वो कर नहीं पाए। क्रॉस रोड्स लगता है कोडी रोड्स की तरफ से, और भाई इसके बाद कोडी रोड्स पागल हो चुका है। कोडी रोड्स यूजुअली सूट बूट वाला आदमी है, इज्जत से बात करता है, ज्यादा कुछ भड़केगा नहीं, उसके इमोशंस को बहुत जल्दी तुम ट्रिगर नहीं कर सकते। हाँ बस उनके पिताजी का नाम मत ले लेना। कोडी रोड्स बाहर जाके जिस मुझे तो लग रहा है उन्होंने नाखून भी लगा दिए केविन ओवंस के मुंह पे, इतनी बुरी तरीके से उनका मुंह पकड़ रहे हैं, ठोक रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। अनाउंसर डेस्क के ऊपर ये चढ़े होते हैं, और भाई यहाँ पे केविन ओवंस ने उनको लो ब्लो लगा दिया, लो ब्लो लगा, और उसके बाद वो जाते पैकेज पाइल ड्राइवर के लिए, उसको किया रिवर्स एलबामा स्लैम उन्होंने लगाया, वो जो लैडर का ब्रिज बना हुआ था उसके ऊपर, जब पटका केविन ओवंस को, और जिस तरीके से केविन ओवंस गिरे हैं, लिटरली कुछ मूवमेंट्स अगर ऐसे मैं उठाऊं अपने रेसलिंग देखने के, कि जब मुझे लगा भाई कुछ हो गई गड़बड़, अब यहां पे कुछ ऐसा हो गया भाई, कुछ तो हो गया जो नहीं होना था, और फट गई। वो वही मूवमेंट था जब केविन ओवंस की नेक बिल्कुल ऐसे मुड़ी पड़ी है भाई, बिल्कुल ऐसे जैसे लग रहा है इस शरीर में अब कोई जान बची नहीं है। बिल्कुल केविन ओवंस तो वहां पे हो चुके हैं गंदी तरीके से धराशाही। उसके बाद कोडी रोड्स चलते हैं रिंग की तरफ, वो रिंग में जाते हैं, उन्होंने भी भाई काफी स्ट्रगल किया। वैसे ऊपर चढ़ने में ऐसा नहीं था, बहुत इजीली वो चढ़ गए क्योंकि लैडर बहुत ज्यादा हिल रही थी। पहले अपनी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप निकाली, उसके बाद वो विंग्ड ईगल वाला टाइटल निकाला, और इस तरीके से चैंपियनशिप को उन्होंने रिटेन कर लिया। भाई थैंक यू, धन्यवाद ऐसी तगड़ी परफॉर्मेंस के लिए कोडी रोड्स और केविन ओवंस में दोनों को ही बोलूंगा।
जिस तरीके से इन दोनों ने इस मैच में शाइन किया है, किसी एक भी बंदे को मैं ज्यादा क्रेडिट बिल्कुल भी नहीं दे सकता। और लाइव ऑडियंस को तो भाई देखने में क्या ही मजा आया होगा, इतने सारे खतरनाक स्पॉट्स थे इस मैच में। और कह सकते हैं कि अगर ये फ्यूड का एंड है तो बहुत ही बढ़िया तरीके से हुआ है। केविन ओवंस चैंपियनशिप नहीं जीते, अगेन दिल में एक बात ये चुभेगी, क्योंकि ये बंदा जब भी इसको स्पॉट पर रखो तो हमेशा बढ़िया परफॉर्मेंस करता है, हालांकि इसको ज्यादा कुछ खास मिलता नहीं है। अब बात करते हैं गाइस हम लोग शो के मेन इवेंट की, जो कि था 30 मैन रॉयल रंबल मैच। यहां तक इस वीडियो को देख रहे हो तो भाई लाइक जरूर कर दो और सब्सक्राइब भी कर दो, क्योंकि यहाँ पे WWE से रिलेटेड कंटेंट ही आता है। आप जाके पिछली सारी वीडियोस भी देख सकते हो, आपको आइडिया लग जाएगा इस चैनल पे क्या होता है। सबसे पहले जो इस रॉयल रंबल मैच की स्टार्टिंग है वो होती है रे मिस्टीरियो से, और रे मिस्टीरियो की एंट्री के बाद आई वाज श्योर कि अब पेंटा ही आने वाला है। अगर आपने एंट्री प्रेडिक्शन भी देखी होगी तो उसमें भी हमने पेंटा को पहले ही रखा था। हाँ, शुरू में एजे स्टाइल्स नहीं आए, लेकिन ये शुरुआत WWE ने मास्क वर्सेस मास्क जैसे कुछ मैच से करी थी। जब सेरो मिएदो करके जब बोला पेंटा ने तो सारा क्राउड उनके पीछे, फिर 619 जब बोला तो रे मिस्टीरियो के पीछे। तो ये बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने शुरू किया। ये एक ड्रीम फेस ऑफ है जो कि लोग देखना चाहते थे, और ट्रिपल एच ने कहा कि भैया रुको, हम सेंटा हैं, हम तुम्हारी जो सारी ख्वाहिश है उसको पूरा करेंगे। इसके बाद इनके बीच में मैच चल रहा है, मतलब अच्छे सीक्वेंसेस थे, ऑब्वियसली डिलीवर करेंगे ही बढ़िया। थर्ड नंबर पर आते हैं चैट गेबल, चौथे पर आते हैं कार्मेलो हेस, और पांचवें नंबर पर जब सांतोस एस्कोबार आए तो भाई उन्होंने पहले तो रे मिस्टीरियो को ही टारगेट किया, क्योंकि उनकी फ्यूड चल रही थी। 619 लगाया, मैक्सिकन डिस्ट्रॉयर भी लगाया, और फिर हमने देखा कि खुद भी जो 619 है उसको खा बैठे। छठे नंबर पर ओटिस आते हैं, और जो मूवमेंट मैं पूरे इनकी फ्यूड में चाह रहा था कि ओटिस और चैट गेबल के बीच है, वो रैंडमली रॉयल रंबल के अंदर डाल रहे। जब इतनी जोर से ओटिस ने एक तो था थप्पड़ ऐसे मार के ऐसे निकल जाना, भाई लिटरली पूरा हाथ ऐसे गर्दन पे रखा उन्होंने ओटिस ने, जिस चैट गेबल बुरी तरीके से मारा। उसके बाद पता नहीं सुप्लेक्स, जर्मन सुप्लेक्स उठाने के लिए चैट गेबल कैसे उठ गए। सातवें नंबर पर एंट्री होती है ब्रॉन ब्रेकर की, और ये बंदा ब्रॉन ब्रेकर, अब जब मेरे दिमाग में नाम आ रहा है ना, मेरे दिमाग में वो आंधी तूफान जैसी ही इमेज बिल्कुल डेवलप हो रही है, बिल्कुल ऐसा मैं विजुलाइज कर रहा हूं। तो क्योंकि जो उन्होंने काम किया इस मैच में, रॉयल रंबल में उन्होंने पहले भी बहुत तगड़ी परफॉर्मेंस दी है। सबसे पहले उन्होंने कार्मेलो हेस को स्पीयर मारा, उनको एलिमिनेट कर दिया। सांतोस एस्कोबार को उन्होंने स्पीयर मारा, उनको एलिमिनेट कर दिया। और आठवें नंबर पर आना था अकीरा टोजावा को, कार्मेलो हेस उनको मारते हुए चल दिए। इसके बाद अकीरा टोजावा को लेके जाते हैं बैक स्टेज, ट्रिपल एच दिखते हैं और कहते हैं अब क्या करें, अब क्या करें, क्या वो कहते हैं अच्छा स्पीड को लेके आते हैं। तो भैया आठवें नंबर पर ऑफिशियली स्पीड ने रॉयल रंबल मैच के अंदर एंट्री करी है। स्पीड आते हैं रिंग में भाई बिल्कुल खुशियों से, सारा क्राउड भी उनके लिए बहुत अच्छा रिएक्शन दे रहा था। और देखो ये पता चलता है कि स्पीड ऐसा बंदा नहीं जिसको किसी एक स्पोर्ट के लिए जाना जाए, वो इन जनरली क्योंकि अपनी हरकतें इतनी अजीबोगरीब रहती है उसके लिए पॉपुलर है। तो सारे लोगों ने रिएक्शन भी उनको अच्छा दिया। ब्रॉन ब्रेकर के साथ मिलकर उन्होंने ओटिस को एलिमिनेट तो किया, और रिंग में खड़ा है स्पीड, और अब उनको लग रहा है कि अच्छा उनका मूवमेंट है, उन्होंने पता नहीं क्या कुछ तगड़ा कर लिया। ब्रॉन ब्रेकर इधर भागे उधर भागे, रीबाउंड में जो स्पीयर उन्होंने, भाई स्पीयर नहीं, भाई स्पीयर का मतलब अगर आप हिंदी में बोलोगे तो होता है भाला। लिटरली ये भाला ही मारा भाई, ऐसे गंदी तरीके से वो स्पीड के ऊपर गिरे। भाई स्पीड तो इतना प्रोफेशनल बंदा भी नहीं है अभी, वो तो लड़ता भी नहीं है, थोड़ा सा रहम खाना चाहिए था ब्रॉन ब्रेकर को। पता नहीं वो स्पीयर झेला उन्होंने कैसे, वो सही में हड्डियां तोड़ने के लिए, रिब्स की सारी चटकाने के लिए काफी था, इतना खतरनाक वे में उन्होंने लगाया वह स्पीड। अब समझ गए भाई ये आखिरी बार ही था शायद में WWE के रिंग में आए, वैसे तो रिस्क टेकिंग बंदा है, वो आगे भी जाके करता रहेगा ऐसे काम। 9वें नंबर पर आते हैं शेमस, 10वें नंबर पर एंट्री होती है जिमी ऊसो की, और इसके बाद एक और जो बड़ा मूवमेंट आता है वो आता है 12वें नंबर पर, क्योंकि जेकब फाटू की एंट्री होती है। डबल समोन ड्रॉप आज हमने जेकब फाटू की तरफ से देखा, तो भाई वो तो अपने मूवमेंट्स बनाने के लिए जाने ही जाएंगे, वैसा उन्होंने रॉयल रंबल में भी किया। एक साथ लगातार रे मिस्टीरियो, चैट गेबल, अंद्रादे सबको उन्होंने एलिमिनेट कर दिया। तो ये पता चल गया था भाई ये बंदा आज एंड तक शायद खींचेगा मैच को। काइजर आते हैं 13वें नंबर पर बड़ी ही शान पट्टी के साथ कि भाई मैं नहीं अभी एंटर कर रहा, मैं तो आराम से जाऊंगा, लेकिन पेंटा ने सारी की सारी शान पट्टी उनकी निकाल दी, क्योंकि बहुत जल्दी उन्होंने उनको एलिमिनेट कर दिया। और अब आता है एक सरप्राइजिंग एंट्रेंट जो कि एक्सपेक्टेड भी था वैसे तो, और मैंने बोला था सेफ टू से कि ये तो पक्का ही होने वाला है। जो हेनरी TNA के चैंपियन आ गए, और आई बिलीव इन जो हेनरी इस गाने पे जो पूरा लूकास ऑयल स्टेडियम नाचा है, वो भी अपने आप में मूवमेंट क्रिएट करता है। शेमस उनकी पूरी एंट्री पर ना उनको बस कोने से खड़े होकर देख रहे थे कि अच्छा ये बंदा कर क्या रहा है। एंड इसके बाद जिस बंदे की एंट्री होती है वो मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि मुझे लगा था ये बंदा तो प्रीमियम किस्म का आदमी है, लास्ट में आएगा। 16वें नंबर पर एंट्री मारते हैं ट्राइबल चीफ रोमन रेंस, पॉल हेमन के साथ होती है उनकी एंट्री। बड़े आराम से ही वो आए, क्योंकि भाई वो बंदा अपना पूरा टाइम लेता है। और रिंग में आते ही बिल्कुल सडन इंपैक्ट, अब तक सबसे ज्यादा तगड़ा जिसने क्रिएट किया वो रोमन रेंस ही था, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने मिस को स्पीयर मारा, उनको एलिमिनेट कर दिया। दूसरा स्पीयर मारा, फिर से उनको एलिमिनेशन मिल जाता है। फिर उन्होंने जो हेनरी को स्पीयर मारा, उसके बाद वो जो है उनको एलिमिनेट कर देते। तो यहां से पता चल गया था भैया कि रोमन रेंस तो मतलब पता ही था वैसे भी तगड़ा ही करने वाला है वो।
फेस ऑफ होता है उनका ब्रॉन ब्रेकर के साथ। ये एक ड्रीम मैच है बहुत सारे लोगों के लिए कि रोमन रेंस और ब्रॉन ब्रेकर जब आमने सामने होंगे तो क्या होगा। वही चीज, वही टेंशन हमको यहां पे दिखती है। मामला कुछ उल्टा ही हो गया पूरी तरीके से, क्योंकि स्पीयर मारा ब्रॉन ब्रेकर ने रोमन रेंस को, लेकिन रोमन रेंस ने ब्रॉन ब्रेकर को एलिमिनेट कर दिया। तो स्पीयर खाने के बाद भी पता नहीं रोमन रेंस के अंदर इतनी जान कैसे बाकी थी कि उन्होंने जो है ब्रॉन ब्रेकर को एलिमिनेट कर दिया। अगेन भाई, यहां तक अगर आप वीडियो को देख रहे हो तो एक बार बस चेक कर लो कि सब्सक्राइब किया है या फिर नहीं, और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर देना, क्योंकि इसके बाद भी बहुत सारी बातें और भी आपको बताने के लिए। यार देखो, मैं बार बार कहता नहीं तो कर जरूर देना। इसके बाद जेकब फार्टू ने एलिमिनेट कर दिया जिमी ऊसो को, और अब ये वो मूवमेंट है जो कि हम एंटिसिपेट कर रहे थे कि जब रोमन रेंस और जेकब फार्टू रॉयल रंबल में आमने सामने होंगे तो क्या होगा। आमने सामने खड़े हो जाते। रोमन रेंस ने जेकब फार्टू को वैसे यहां पे स्पीयर भी मार दिया। इसके बाद तो रॉयल रंबल में एक पलक झपकाने का भी मौका नहीं मिला, क्योंकि 17वें नंबर पर जो एंट्री है वो होती है ड्रू मैकिंटायर की। रोमन रेंस के सामने फेस टू फेस आते हैं, और आप इनके चेहरों से ही देख सकते हो कि कैसे दोनों एक दूसरे को लेके भरे पड़े हैं कि ड्रू मैकिंटायर बिल्कुल कच्चा जमाना चाहते हैं रोमन रेंस को। रोमन रेंस को भी पता है कि कितनी ज्यादा ट्रैश टॉकिंग करता रहता है ड्रू मैकिंटायर उसके बारे में, लेकिन जेकब फार्टू यहां पे अटैक कर देते हैं। और ड्रू मैकिंटायर ने बड़ी समझदारी से क्या किया, जेकब फार्टू के साथ टीम बना के वो जो है मारने लग जाते हैं रोमन रेंस को ही। इसके बाद पेंटा का भी भाई एलिमिनेशन हो गया, और ये फिन बैलर ने किया, जिनकी एंट्री 18वें नंबर पर होती है। नाकामोरा भी आता है, लेकिन ऐसा कुछ ज्यादा उनकी तरफ से भी खास नहीं हुआ। 20वें नंबर पर एंट्री होती है यीट मास्टर जे ऊसो की, और इस नाम को ध्यान रखना क्योंकि इस नाम ने कुछ खलबली मचा दी आज इस रॉयल रंबल में। आते ही उन्होंने ड्रू मैकिंटायर को स्पीयर किया, ऑब्वियसली जे ऊसो ने नाकामोरा को एलिमिनेट किया। एक सरप्राइजिंग एंट्री और होती है जो कि थी एजे स्टाइल्स की। क्राउड का रिएक्शन भी उनको बहुत अच्छा मिलता है। 22वें नंबर पर आते हैं ब्रॉन स्ट्रोमैन, और अब जरा सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में जो हमने मैच देखा था जेकब फार्टू ब्रॉन स्ट्रोमैन का, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था भाई ये ब्रॉन स्ट्रोमैन को तो खत्म कर दिया। आज ब्रॉन स्ट्रोमैन ने जो किया, फिर क्या बोलोगे, जेकब फार्टू को खत्म कर दिया, क्योंकि ब्रॉन स्ट्रोमैन ने टारगेट ही सीधा जेकब फार्टू को बनाया ऐसे पकड़ के। जेकब फार्टू ने पूरे मैच में तहलका मचाया था, और ब्रॉन स्ट्रोमैन ने पकड़ के उनको बाहर ही फेंक दिया। ऐसा लगा कि कोई एफर्ट ही नहीं है। ऐसा भी नहीं लगेगा आपको कि कोई बहुत ज्यादा मेहनत करे, बिल्कुल इजीली, क्योंकि जेकब फार्टू को भी एलिमिनेट करना था तो ब्रॉन स्ट्रोमैन ने वो काम कर दिया। और इससे पता चलता है कि अभी ऐसा नहीं है कि ब्रॉन स्ट्रोमैन भाई खत्म हो गया है, वरना जेकब फार्टू जैसा बंदा एलिमिनेट हो रहा है जिस बंदे से, तो भाई आप ऐसे हल्के में उसको बिल्कुल भी नहीं ले सकते। इसके बाद भाई 23वें नंबर पर जो एंट्री है वो होती है 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन, पॉसिबली सून टू बी 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना की। उनकी थीम सॉन्ग पर ऑब्वियसली रिएक्शन बहुत अच्छा मिलना था। आते हैं वो, ब्रॉन स्ट्रोमैन उनके पीछे जा रहे होते, लेकिन वो खुद ही एलिमिनेट हो गए। थोड़ा बहुत ही लुच्चू सा तरीका मुझे लगा। इसके बाद अगला जो नंबर है वो फिन बैलर का होता है, डबल ए फिनिशर भी उन्होंने खाया। जॉन सीना एंड रोमन रेंस सब आमने सामने खड़े हैं, और ये है वो कोल्ड मूवमेंट जिसकी पिक्चर्स ली जाएंगी, जिसको फ्रेम किया जाएगा। अब ये दोनों बंदे रिंग में खड़े हैं, पता नहीं क्या करेंगे, मारेंगे, कुछ नहीं पता। तभी थीम सॉन्ग प्ले होता है, क्योंकि अगली एंट्री थी सीएम पंक की। वो भी आते हैं भाई, और उसके बाद तीनों के तीनों बंदे एक दूसरे को देखने। और सोचो कितना टाइम लिया गया सीएम पंक को भी आने में, कि जब अगला बंदा आया तब तक मैच में कुछ हुआ नहीं, और जो अगला बंदा था वो कोई और नहीं बल्कि सेथ फ्रिकन रॉलिंस था। सेथ फ्रिकन रॉलिंस किसी इंतजार में नहीं, उन्होंने आते ही जो है मारा पीटी करनी शुरू कर दी है। एक डब्ल्यूडब्ल्यू ने थोड़ा सा खेला भी खेल लिया हमारे साथ, क्योंकि 26वें नंबर पर उन्होंने डोमिनिक मिस्टेरो को डाला, जो कि ऑब्वियसली लोगों को पिस ऑफ करने के लिए था। स्प्लैश मारते हैं वो आके, लेकिन फिर रोमन रेंस ने उनको इस जो समोन ड्रॉप है वो लगा दिया। 27वें नंबर पर सैमी ज़ेन की एंट्री होती है। 28वें नंबर पर डेमन प्रीस्ट आते हैं, और डेमन प्रीस्ट ने डोमिनिक मिस्टेरो को एलिमिनेट किया है। 29वें नंबर पर एले नाइट आए, जो कि यीट वर्सेस ये वाली बैटल की तरफ लीड करता है। क्राउड पूरा इन्वेस्ट हो चुका था ऑब्वियसली इस मैच में, क्योंकि पता है हमको कि हम फाइनल कुछ मूवमेंट के अंदर है जब रॉयल रंबल मैच चल रही है। एक कांड हो जाता है यहाँ पर ब्लड लाइन के बंदों के बीच में, जब जे ऊसो मारने तो चलते हैं ड्रू मैकिंटायर को, लेकिन उन्होंने सैमी ज़ेन को सुपर किक मार दी, जिसकी वजह से सैमी ज़ेन बाहर गिर जाते हैं। वैसे अब ब्लड लाइन के सारे जो पंगे हैं वो सेटल हो चुके हैं, तो ऐसा नहीं है कि इसके बाद लड़ने वाले हैं। और 30th यानी कि जो फाइनल एंट्रेंट है इस मैच के, वो बनते हैं लोगन पॉल। लोगन पॉल के आने के बाद ऑब्वियसली लोग कहता है भाई कौन बंदा ये आ गया। एक बड़ी अजीब सी अटपटी सी, पूरा गरियाने का मन कर रहा मुझे ये वाला स्पॉट देख के। ड्रू मैकिंटायर इतनी जल्दी कैसे एलिमिनेट हो, जल्दी का मतलब 30 नंबर आने के बाद ही ऑब्वियसली हो, लेकिन फिर भी ये काफी अर्ली है। ड्रू मैकिंटायर डेमन प्रीस्ट के हाथों एलिमिनेट होगा। भाई मैं तो सोच रहा था ये जॉन सीना के साथ ऐसे खड़े होंगे लास्ट में होगा, मुझे लगा कि यार ड्रू मैकिंटायर के साथ इस रॉयल रंबल मैच में सही नहीं हुआ। सबसे बकवास मुझे कोई चीज लगी तो भाई आई थिंक मैं इसको रखूंगा काफी ज्यादा ऊपर कि ये डब्ल्यूडब्ल्यू ने क्या किया। लोगन पॉल की एक जंप भी थी, जो कि वो अनाउंसर डेस्क पे जाते हैं कि भाई मैं तो रॉयल रंबल से दूर हो जाऊंगा, और इस चक्कर में फिर जब वो आते हैं ना तो एजे स्टाइल्स का फिनोमिनल फोरआर्म मारने के बिल्कुल एग्जैक्ट उसी टाइमिंग पे उन्होंने जो है एजे स्टाइल्स को भी गिरवा दिया। एले नाइट ने डेमन प्रीस्ट को एलिमिनेट कर दिया। उसके बाद सेथ रॉलिंस ने स्टॉम्प किया जॉन सीना एंड सीएम पंक को एक साथ, और अब वो मूवमेंट है
जब रोमन रेंस एंड सेथ रॉलिंस दोनों आमने सामने खड़े हैं और ये मूवमेंट का सेथ रॉलिंस रोमन रेंस दोनों पता नहीं कितने टाइम से इंतजार कर रहे थे। पहले ट्रैश टॉकिंग करते, उसके बाद दोनों ने कुत्तों की तरह एक दूसरे को मारा है। बस ऐसे मतलब जैसे होता है ना जब बहुत गंदी लड़ाई होती है, पता नहीं चलता ना कौन कहां घूसा मार रहा है, किसकी कहां लात जा रही है, बस वैसी किस्म की कुछ लड़ाई आपको रोमन रेंस और ये सेथ रॉलिंस की दिखेगी। इसके बाद क्या होता है, 2 सुपर किक सेथ रॉलिंस ने रोमन रेंस को मार दी। अब वो तीसरी सुपर किक के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन रोमन रेंस ने काउंटर करके वो सेथ रॉलिंस को एलिमिनेट करने चलते हैं। और अब मामला बहुत ज्यादा गर्म हो गया था यहां पे, क्योंकि पीछे से आते हैं सीएम पंक और उन्होंने रोमन रेंस एंड सेथ रॉलिंस दोनों को एक साथ ही एलिमिनेट कर दिया। यानी कि वो हम बहुत टाइम से फेवर की भी बात कर रहे हैं कि भाई पॉल हेमन का बंदा रोमन रेंस भी है, सीएम पंक भी है, लेकिन रॉयल रंबल के अंदर एवरी मैन फॉर हिमसेल्फ वाली चीज लगी है और सीएम पंक ने दोनों को एलिमिनेट कर दिया। अभी वो मूवमेंट के अंदर लोग शॉक में हैं कि पीछे से आके लोगन पॉल ने भी सीएम पंक को एलिमिनेट कर दिया। और भाई मैं यहां से मुझे लग रहा था कि जो भाई लोगों के बड़े पिक हैं कि यार ये जीतेगा रॉयल रंबल, बहुत सारे लोग सीएम पंक को लेके बैठे थे, बहुत सारे लोग सेथ रॉलिंस को लेके बैठे थे, फिर यहां पे चांस लग रहा था रोमन रेंस भी जीत सकते हैं, लेकिन सारे तो लोग बाहर जा चुके हैं। लेकिन बाहर भी भसड़ जो मची है भाई, रोमन रेंस की पिटाई कंटिन्यू रखी है सेथ रॉलिंस ने। उन्होंने एक बार नहीं बल्कि 2 बार स्टॉम्प लगाया है उनको, और ये डेफिनेटली आगे बहुत बड़ी चीजों की तरफ लीड करने वाला है, जिसको ऑब्वियसली हम आने वाली वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे। पॉल हेमन तो ऐसे देख रहा है यार क्या हो गया पता नहीं, रोमन रेंस के साथ उला फाला वाली माला के साथ वो बैठे हुए हैं बिल्कुल गम में। जितना एक सबसे बड़े रोमन रेंस के फैन को दुख दर्द नहीं होगा, उससे 10 टाइम्स ज्यादा दुख में जो है पॉल हेमन थे। और सेथ रॉलिंस का दिमाग तो कुछ ऐसा सनका था कि वो सीएम पंक के साथ भी उलझ ही रहे थे, वो तो वहां पे सिक्योरिटी वाले बंदों ने उनको रोक लिया। अब मैच के अंदर सीन क्या है कि सिर्फ 3 बंदे बचे हैं, जो कि हैं जॉन सीना, लोगन पॉल एंड जे ऊसो। एक सुपर सीना वाला मूवमेंट आने वाला था जब वो डबल ए लगाने के लिए जाते कॉर्नर पे, जैसे उन्होंने बिग शो और एज को उठाया था आई थिंक, अगर मैं गलत नहीं, मेरी मेमोरी बिल्कुल सही काम कर रही है, तो वैसे उन्होंने यहां पे उठाया, लेकिन ऑब्वियसली वो लगता नहीं है। एलिमिनेट इस मैच में जॉन सीना ने लोगन पॉल को कर दिया है और अब बचे हैं फाइनल 2 बंदे, जे ऊसो एंड जॉन सीना। और इस मूवमेंट पे कोई ऐसा बंदा होगा जो कि ये सोच रहा होगा कि जे ऊसो ये वाला रॉयल रंबल जीतने वाला है, क्योंकि इतने टाइम से रूमर्स में ऑड्स के अंदर सबसे ऊपर जो नाम है वो जॉन सीना का ही है। बिल्कुल एज पे खड़ा करके रखा है दोनों सुपरस्टार्स ने मैच में, क्योंकि इतने क्लोज ही आ रहे हैं गिरने के। ऐसा लग रहा है कि अब जे ऊसो एलिमिनेट हो जाएगा, अब जॉन सीना एलिमिनेट हो जाएगा। जॉन सीना की तरफ से शोल्डर टैकल, उनका 5 नकल शफल वो सब दिखा, ए मारने जाते हैं, लेकिन ऑब्वियसली वो लगती नहीं है। सुपर किक की बौछार भी की इस मैच में जे ऊसो ने। अब मूवमेंट है जब एप्रन पर खड़े हैं जे ऊसो एंड जॉन सीना, और यहां पे अब शायद डिसाइड होने वाला है कि कौन सा बंदा रॉयल रंबल जीतेगा। ए फिनिशर लगाने के लिए जॉन सीना ने जे ऊसो को अपने कंधों पर उठाया, लेकिन जे ऊसो ने उसको काउंटर किया। वो काउंटर करके तो रिंग के अंदर पहुंच गया और वहां से सिंपली बस उन्होंने जॉन सीना को पुश कर दिया। जॉन सीना के दोनों पैर नीचे और मेरे नीचे से निकल गई जमीन, क्योंकि इस मैच के जो विनर हैं वो बन चुके हैं जे ऊसो। 2025 की मेंस रॉयल रंबल मैच, जहां पर सीएम पंक, रोमन रेंस, जॉन सीना, ड्रू मैकिंटायर, सेथ रॉलिंस, ऐसे सारे नेम है, उस रॉयल रंबल मैच को जीता है जे ऊसो ने। बहुत सारे सवाल तो मुझे पता है ऑब्वियसली दिमाग में है, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू ने एक दिमाग लगा के कुछ स्ट्रेटेजिक वे में ही इस विन को प्लान किया। डिसअपॉइंटिंग चीज, गाली देने वाली चीज तो यह है ऑब्वियसली कि द रॉक, इतने सारे फॉल्स टीजेस उनके किए गए, रॉक का कोई नामो निशान नहीं था इस मैच में। ऑब्वियसली ब्रॉक लेसनर के बारे में तो ऐसा नहीं बोल सकते कि उनको आना ही आना था, लेकिन रॉक का रॉयल रंबल में ना आना डिसअपॉइंटिंग है। मैच का विनर बहुत ज्यादा वियर्ड है। मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि भाई डब्ल्यूडब्ल्यू ने कुछ ये चीज गलत करी है, क्योंकि जिस तरीके से मैंने रॉयल रंबल में एक चीज को ऑब्जर्व किया, मुझे समझ में आ रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यू पॉसिबली आगे इसको कैसे लेके जाना चाहती है। ओवरऑल अगर मैं शो को रेट करूं तो भाई मैं इसको 4.25 स्टार्स की रेटिंग दूंगा। शायद मैं मान के बैठा था कि मैं इसको 5 स्टार दूंगा, लेकिन फिर भी मुझे कुछ मिसिंग एलिमेंट लगे, लेकिन ये नहीं बोलूंगा भाई, क्योंकि मैं देख रहा हूं इंटरनेट पे एकदम से लोग पगला से गए कि भाई ये क्या हो गया। आई थिंक जिस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यू ने इसको स्ट्रक्चर किया, अभी थोड़ा सा टाइम लग सकता है समझने में, भी हो सकता है मेरे भी कुछ डिफरेंट ओपिनियन हो आगे जाके, बट बहुत वियर्ड था, अजीब था और अनएक्सपेक्टेड चीजें हमको फिर से रॉयल रंबल शो के अंदर देखने को मिली है। इसके बाद चैनल पर दूसरी वीडियो भी आएगी, व्लॉग चैनल पर भी आएगी, तो आप उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, इस वीडियो को लाइक कर सकते हो इस रिव्यू के लिए। बाकी आप बताओ आप क्या सोचते हो इस रॉयल रंबल शो के बारे में। मिलेंगे आपसे बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, और ठीक है सारी जगह पे आप फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, और तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे। मजे तो वैसे डब्ल्यूडब्ल्यू ने ले लिए बहुत बड़े वाले फैंस के साथ।